वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में जिनका ज्वाइनिंग हो गया है, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है स्कूल, तो उन्हें अब भरवाया जाएगा कार्मिक संपदा प्रपत्र। ये कुछ समय के बाद आपको भरवाया जाएगा। तो आइए इस फॉर्म को फॉर्मेट कैसे होता है और इसको कैसे आपको फिलअप करना है, ये हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए दिया है एम्प्लॉय ID। अभी तो आपका एम्प्लॉय ID बना नहीं है, कुछ समय के बाद आपका एम्प्लॉय ID जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय ID भरना है। एम्प्लॉय ID एक नंबर होता है 13 अंक का, वो आपको दिया जाएगा, वो किसी दूसरे का नहीं रहेगा। ये इस बात का प्रमाण है कि अमुक व्यक्ति का है, अमुक कर्मचारी का है। वो जो है ID सिर्फ आपका रहेगा, वो किसी दूसरे से मैच नहीं करेगा। तो ये होता है एम्प्लॉय ID। उसके बाद है GPA DPA प्राण। तो आपका प्राण कार्ड भी बनेगा, कुछ समय के बाद बनेगा, अभी थोड़ा सा टाइम है। एम्प्लॉय ID पहले आएगा आपका, फिर प्राण कार्ड जो है वो बाद में आएगा। तो प्राण कार्ड को अगर आ जाएगा तो भरना है और नहीं आएगा तो नहीं भरना है। फिर सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पे आपको लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है और फोटो लगाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ न्यू एम्प्लॉय। जो नए एम्प्लॉय है उन्हीं को ये फिल करना है। ऑफिस द्वारा भी भरा जाएगा लेकिन आपको भर के देना है। अब व्यक्तिगत विवरण अब जानते हैं। शासकीय सेवक का पूरा नाम, अपना पूरा नाम लिखना है। यहाँ पे अगर श्री है तो श्री में टिक लगाना है, श्रीमती है तो श्रीमती में, और कुमारी है तो कुमारी में। ये डिब्बे के अंदर आपको टिक लगाना है। फर्स्ट नेम, अब फर्स्ट नेम में आपका जैसे नाम है युगल है ना, तो सामने में आप लिखेंगे युगल। मिडिल नेम में लिखेंगे, अगर कुमार है तो मिडिल नेम में आएगा कुमार, और लास्ट नेम में आएगा सरनेम। जो आपका सरनेम है वो अगर साहू है तो साहू। इस प्रकार से फादर्स नेम, फादर्स नेम में आपके पिताश्री का नाम, और याद रखना है कि इसमें कैपिटल लेटर में ही भरना है। मदर्स नेम, माता जी का नाम आपको भरना है। आप देखिए यहाँ पे पूरा नाम यहाँ पे और दिया गया है, पूरा नाम हिंदी में सेवा पुस्तिका के अनुसार। डिब्बे में तो आप भरेंगे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, फिर हिंदी में लिखना है आपको। उसी प्रकार से आपके पिताश्री का नाम भी इंग्लिश में लिखना है। डिब्बे के अंदर एक एक डिब्बे में सिर्फ एक जो है अल्फ़ाबेट आएगा, और पिता का नाम खुद हिंदी में लिखना है। उसी प्रकार से मदर्स नेम डिब्बे में आएगा और नीचे में आएगा हिंदी में। उसके बाद वर्ग है, वर्ग अगर आप अनारक्षित हैं, OBC हैं, ST हैं या SC हैं तो आपको भरना है। क्या आप शासकीय सेवक दिव्यांग है? अगर दिव्यांग है तो हाँ में टिक लगाना है, और नहीं है तो नहीं। जन्म तिथि लिखना है अंकों में, उसके बाद लिखना है शब्दों में। जन्म स्थान, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। जन्म देश, इसमें आएगा इंडिया, और राष्ट्रीयता इसमें भी आएगा इंडियन। गृह राज्य, तो इसमें आएगा छत्तीसगढ़। गृह जिला, किस जिले से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। लिंग, अगर पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर है तो जो पुरुष है वो पुरुष में, महिला है वो महिला में। जाति, कास्ट लिखना है इंग्लिश में कैपिटल लेटर में। धर्म, धर्म आपका क्या है? तो धर्म हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम। पहचान चिन्ह, आपका पहचान चिन्ह क्या है? तो आप के में पहचान चिन्ह क्या है उसका आपको यहाँ पे लिखना है। इंग्लिश में लिखना है, फिर हिंदी में लिखना है। वैवाहिक स्थिति, अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, तलाकशुदा हैं या फिर विडो हैं तो ये आपको भरना है। स्पाउस नेम, अगर आप मैरिड हैं तो अपने पति या पत्नी का नाम जो है वो यहाँ पे लिखना है, कैपिटल लेटर में इंग्लिश में, नीचे में हिंदी में। अब है संपर्क विवरण, कॉन्टेक्ट डिटेल। वर्तमान आवासी, आवासीय पता, अगर शासकीय आवास में रहते हैं तो शासकीय आवास, या निजी आवास में रहते हैं तो निजी आवास। फिर विलेज, अपने गाँव, विलेज, टाउन, वार्ड, कॉलोनी का नाम लिखना है। लैंडमार्क लिखना है। और उसके बाद पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है, तहसील कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट छत्तीसगढ़, और पिन कोड लिखना है। उसके बाद स्थायी पता, जो ऊपर में है वर्तमान आवासीय पता और स्थायी पता दोनों सेम ही रहेगा, सभी कॉलम सेम है। उसके बाद है मोबाइल नंबर, आपका ईमेल ID यहाँ पे लिखना है। क्या आप अपना आधार नंबर कार्मिक संपदा में साझा साझा करने हेतु सहमत हैं? तो हाँ। उसके बाद आपको आधार संख्या फिल करना है जो 12 अंक का रहता है वो। उसके बाद आपको पैन नंबर जो है वो फिल करना है। अब है CPS कर्मचारियों के लिए, तो आपको इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। ये CPS आपके लिए नहीं है, ये पुराने कर्मचारियों के लिए है। आपके लिए है NPS, न्यू पेंशन स्कीम। उसके बाद है शैक्षणिक योग्यता, तो शैक्षणिक योग्यता में सीरियल नंबर में 1 2 3 ऐसे डालना है। और नेम ऑफ एग्जामिनेशन, तो 10th बोर्ड आएगा पहले में, फिर उसके बाद आएगा 12th। 10th लिखना पहले में, फिर सेकेंड में 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आप पास किए हैं उसको लिखना। बोर्ड, तो बोर्ड है CG बोर्ड,
कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है आपने, इसको भी लिखना। सब्जेक्ट कौन सा था, तो सब्जेक्ट जैसे 10th में पढ़ते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ऐसे छोटे फॉर्म में लिखना है। फिर 12th में आएगा, जैसे मैथ्स मिलती है तो मैथ्स लिखेंगे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, डिवीज़न या ग्रेड लिखना है। और रिमार्क में लिखना है फर्स्ट श्रेणी में अगर आप आए हैं तो फर्स्ट, सेकेंड में आए हैं तो सेकेंड, ऐसे लिखना है आपको। इस प्रकार से आपको शैक्षणिक योग्यता फिल करना है। उसके बाद है नियुक्ति पदस्थापना विवरण। क्या केंद्र राज्य छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शासन के अधीन पूर्व ही सेवा पेंशन उत्पादन संगणना हेतु अर्हताई सेवा है, तो नहीं। यदि हाँ तो विवरण को भरें, और हाँ है तो भरना है। तो आपका तो यहाँ पे हाँ रहेगा, तो भरना है आपको। स्थापना का प्रकार, तो आप है नियमित। नियुक्ति का प्रकार, तो ये है स्थायी। प्रशासकीय विभाग का नाम, तो स्कूल शिक्षा विभाग। पद नाम सहायक शिक्षक। पद की श्रेणी कौन सी है, और पद ग्रहण तिथि कौन सी है, ये तिथि को आपको लिखना है जिस तिथि को आपने कार्यभार ग्रहण किया है। और सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति को इसको छोड़ देना है आपको, वो कर्मचारी जो है वो वहाँ पे बैठेंगे, वो फिल करेंगे। छत्तीसगढ़ शासन के अधीन प्रथम नियुक्ति का विवरण जिस पद से निरंतर कार्यरत है उसको भरना है। स्थापना का प्रकार प्रशासकीय विभाग, ये भी आपका समथिंग समथिंग सेम ही रहेगा। ये देखिए स्थापना का प्रकार, तो नियमित। प्रशासकीय विभाग का नाम स्कूल शिक्षा विभाग। पद नाम सहायक शिक्षक। पद की श्रेणी, पद ग्रहण तिथि, वेतनमान, मूल वेतन कितना है, सेवानिवृत्ति की आयु, सेवानिवृत्ति तिथि, नियुक्ति का प्रकार स्थायी, नियुक्ति आदेश क्रमांक, तो ये आपके ज्वाइनिंग लेटर में लिखा रहेगा सीधी भर्ती 2023, और उसके आगे जो लिखा रहेगा उसको लिखना है। नियुक्तिकर्ता अधिकारी का नाम जिला शिक्षा अधिकारी। विभागाध्यक्ष का नाम स्कूल शिक्षा विभाग। वर्तमान कार्यालय का नाम, तो इसमें आपको लिखना है आपकी स्कूल का पूरा नाम, शासकीय प्राथमिक शाला। आहरण संवितरण अधिकारी का पद नाम। अनुकंपा नियुक्ति है तो नहीं। उसके बाद लिखना है आपको इधर अनुकंपा नियुक्ति अगर मृतक शासकीय सेवक का कर्मचारी, तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। आगे है आपका पद स्थापना का विवरण, नवीन नियुक्ति, तो नवीन नियुक्ति में आपको टिक लगाना है। उसके बाद है विभागीय, बस इसी को लगाना है आपको। उसके बाद है कैडर, स्थापना का प्रकार, नियुक्ति का प्रकार, तो कैडर में रहेगा राज्य। और प्रशासकीय विभाग का नाम, तो इसमें रहेगा स्कूल शिक्षा विभाग। पद नाम सहायक शिक्षक। पद की श्रेणी, पद ग्रहण तिथि, ये सभी जो है वो अधिकतर सेम है। अब उसके बाद आता है परिवीक्षा अवधि का विवरण, तो जी हाँ, परिवीक्षा विधि पर आप रहेंगे तो इसमें हाँ में टिक लगाना है। क्या शासकीय सेवक द्वारा परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली गई है, तो नहीं। परिवीक्षा अवधि समाप्ति की तिथि, तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जिस तिथि को आप कार्यभार ग्रहण करेंगे उससे 3 साल बाद ही आपका परिवीक्षा अवधि जो है वो समाप्त होगा। जैसे 28 को आपने ज्वाइन किया है, 28/3/2025 को, तो वो होगा 28/3/2028 को, उस तिथि को आपको यहाँ लिखना है। पति पत्नी के नियोजन का विवरण, अगर पति पत्नी शासकीय सेवा में है तो यहाँ पे भरना है, अगर हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। नियोजन की स्थिति क्या है, पति पत्नी का कर्मचारी कोड क्या है, डीडीओ कोड क्या है, कार्यालय का क्या नाम है, कार्यालय का पता कौन सा है, शासकीय प्राथमिक शाला, शासकीय माध्यमिक शाला या शासकीय हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, इस प्रकार से। निलंबन की स्थिति, तो इसका आपको कुछ नहीं करना है। विभागीय जांच की स्थिति, इसको भी नहीं भरना है आपको। क्या वेतन निर्धारण, अब सीधा आते हैं हम बैंक विवरण में। बैंक विवरण को भरना है। खाते का प्रकार, तो होता है बचत खाता। बैंक खाता क्रमांक लिखना है। बैंक का नाम लिखना है, तो एसबीआई। शाखा का नाम लिखना है, कौन सी शाखा है आपकी। बैंक शाखा का पता लिखना है, कहाँ पर है वो। उसके बाद आईएफसी कोड, एमआईसीआर कोड, और परिवार का विवरण, तो सदस्यों का नाम, तो सबसे पहले अगर आप मैरिड हैं तो आपकी पत्नी का नाम या पति का नाम पहले रहेगा, क्रमांक 1 डालना है। उसके बाद उनकी जन्म तिथि लिखना है। शासकीय सेवक से संबंध क्या है, तो पति या पत्नी है। आधार नंबर लिखना है उनका, और उनका पता लिखना है। पता में सबका सेम रहेगा। क्रमांक 2 में आपके पिता का आएगा, क्रमांक 3 में आपकी माताश्री का आएगा, क्रमांक 4 में अगर भाई है, बहन है, तो ये सब लिखना है। सबकी जन्म तिथि या शासकीय सेवक से क्या संबंध है, उन सबका आधार नंबर, उन सबका पता। उसके बाद है नामांकन विवरण, नॉमिनी। अब नॉमिनी में अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपको अपने पति या पत्नी का नाम पहले देना होता है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप अनमैरिड हैं, तो अपनी माता का, अपने पिताश्री का नाम यहाँ पे आपको देना है। उसी प्रकार है कार्यालय प्रमुख का सत्यापन, ये कार्यालय भरेगा, आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद है कर्मचारी डाटाबेस प्रपत्र में संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची, तो फोटो में ऐसे यहाँ पे चिन्हित कर लिखा है उस डब्बे में, सही का निशान लगाना है। कर्मचारी का नमूना हस्ताक्षर, तो ये भी सही लगाना।
राइट। शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंक सूची, जन्म तिथि, जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, परीक्षा प्रमाण पत्र, तो इसमें भी आपको टिक लगाना है। उसके बाद है पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसमें भी टिक लगाना है। निवास का पता, वोटर आईडी, बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ, सर्विस बुक का प्रथम पृष्ठ, तो जो जो चीज़ें आपके पास है उसको यहाँ पे आपको टिक लगाते जाना है। और एक महत्वपूर्ण बात जो बैंक के बारे में है, तो बैंक को आपको जो आपका आधार नंबर है और जो आधार में नाम है और बैंक में नाम और पैन कार्ड में नेम, ये तीनों सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कार्मिक संपदा के संबंध में। और अगर आपको कुछ पूछना है या कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।